जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए क्लास में। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि इस क्लास में हम नेवी एसएसआर और नेवी एमआर का कंप्लीट सेट कर रहे होते हैं, जनरल अवेयरनेस का। दोस्तों, नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर रहे होते हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप नेवी एसएसआर या फिर नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, नेवी एसएसआर और नेवी एमआर में दोनों में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये डाउट ना रहिए कि ये क्लास नेवी एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है। दोस्तों, ये क्लास दोनों के लिए है क्योंकि दोनों के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम ही है। आप लोगों को अगर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट 25 क्वेश्चन का सेट रहता है। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर किया हुआ है। तो जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते तो आप यहाँ पर अपना इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी आंसर जो मैं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो हिंदी में करूँगा, तो आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलने वाला है। और दोस्तों, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि चाहे यूट्यूब हो या कहीं पर भी हो, कहीं पर आपको फ्री कंटेंट नहीं मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सब कुछ फ्री कंटेंट, बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। डेली 25 क्वेश्चन का सेट मिलने वाला है जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट के लेखक हैं। बाकी दोस्तों, शेक्सपियर की एक प्रमुख पुस्तक आप लोग बताएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किंग लेयर किसकी रचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से ये भी पूछ लेता है कि किंग लेयर किसकी है। तो दोस्तों, ये शेक्सपियर जी की है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच का एक विवाद भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, विटामिन डी फलों में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर विटामिन बी की कमी से आपको पता होगा कि बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। तो ये भी आप याद रखिएगा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में कितने पिन जोन स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि भारत में कितने पिन जोन स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए कि पिन जोन का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि पिन का मतलब क्या होता है। पहली ये जो पद्धति स्टार्ट की गई, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पिन का मतलब होता है पोस्टल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसे आप याद रखिएगा कि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन होता है। इसका हिंदी मतलब हो गया डाक। पोस्टल का मतलब डाक होता है, डाक सूचक संख्या। तो ये हो गया पिन का पूरा मतलब। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि पिन की संख्या कितनी है हमारे भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 9। और दोस्तों, यहाँ पर जो पिन की सिस्टम स्टार्ट की गई, इसकी जो कोड प्रणाली स्टार्ट की गई, वो 15 अगस्त 1972 से स्टार्ट की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 15 अगस्त 1972 से स्टार्ट की गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि दीन ए वकूफ़ की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर बताएंगे कि दीन ए वकूफ़ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जलालुद्दीन खिलजी। बाकी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक भी थे, तो इसका भी आप याद रखिए कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ताबा का मुख्य अयस्क क्या है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि ताबा का मुख्य अयस्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ताबा का मतलब होता है कापर। तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ताबा का मुख्य अयस्क कापर पाइराइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का अपर रूप है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप ये बताएंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। ये भी शायद आपको पता होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बाकी दोस्तों किस सन में की थी ये भी आप बताएंगे। तो दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। था सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, किस कंपनी ने स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बीएसएनएल ने स्टार्ट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। अभी बीएसएनएल का कोई नाम ही नहीं है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था, अर्थात वास्तविक नाम क्या था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था। बाकी दोस्तों आप ये बताएंगे कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है। बाकी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बादलों की दिशा तथा गति नापने वाला यंत्र कौन सा है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नेफोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पद अवधि कितने वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पद अवधि कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 9 वर्ष का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी दोस्तों आप हमें ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो हेम में है। बाकी ये पड़ता कहाँ है, ये नीदरलैंड में पड़ता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, अर्थात कितने समय के भीतर राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो वो भरना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6 महीने में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अगर गलती हो जाती है, गलती आंकड़ा उसमें कलेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। उसका कहते हैं बग। तो बग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मिन्नक्कम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि मिन्नक्कम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चेन्नई में स्थित है। बाकी दोस्तों आप लोग ये बताएंगे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये बताएंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, बाकी जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का कार्यकाल क्या कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का कार्यकाल क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है प्रश्नकाल। तो इसे आप याद रखिएगा कि प्रश्नकाल। और दोस्तों प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का टाइम होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी दोस्तों शून्यकाल का टाइम जो होता है वो 12 से 1 बजे तक होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे कि अवकाश काल का टाइम क्या होता है।
तो अवकाश काल का जो टाइम होता है वो 1 बजे से 2 बजे तक होता है। बाकी सत्र काल का टाइम जो होता है वो 2 बजे से 6 बजे तक होता है। तो सभी का हमने टाइम पीरियड भी आपको बता दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि चिन्नास्वामी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे चिन्नास्वामी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। बाकी दोस्तों आपको ये पता होगा कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, तो पहली बार शायद आपको पता होगा कि 1498 में आया था। बाकी दूसरी बार भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि चीनी क्रांति किस के नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर सन्यात सेन की नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। बाकी राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संसद। यहाँ पर दोस्तों सांसद रहेगा कि सांसद के वेतन के निर्णय कौन करता है, यहाँ पर सांसद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन था। और दोस्तों हमने कल भी आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, वो भी इंपॉर्टेंट था। बाकी यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा जा रहा है कि पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन था। और कल हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने कहा था कि कौन सा परमाणु संपन्न पनडुब्बी था पहला भारत के पास। तो वो क्वेश्चन जो था उसका राइट आंसर था आईएनएस अरिहंत। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है, यहाँ पर कोई परमाणु संपन्न नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर केवल ये पूछा जा रहा है कि पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सा है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस गोदावरी। तो आईएनएस गोदावरी पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी कौन था, तो आईएनएस अरिहंत, किंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस गोदावरी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि मंगल ग्रह के आंतरिक अध्ययन के लिए किस मिशन की यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इनसाइड मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मिशन कब लागू किया गया था अर्थात किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। तो ये आप लोग सन भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन आपको करा दिया है। बाकी दोस्तों क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।